सोचिए एक ऐसी जगह जहां हर दरवाजे पर बायोमेट्रिक स्कैनर लगा है, हर कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, फोन कॉल्स मॉनिटर हो रहे हैं। हाँ, मतलब सिक्योरिटी एकदम टाइट है। बिल्कुल। और हर फ्लोर के कोने-कोने पर सीसीटीवी कैमरे 2400 घंटे नजर रख रहे हैं। बाहरी दुनिया के लिए और शायद वहां काम करने वालों के लिए भी ये दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक लग सकती है। राइट, ऐसा ही लगता है आमतौर पर। लेकिन क्या हो अगर यही सर्वेलेंस सिस्टम, यही हाई सिक्योरिटी माहौल एक ऐसे डरावने जाल में बदल जाए जहां बाहर से कोई अंदर की सच्चाई ना देख सके और अंदर फंसा इंसान बाहर किसी से मदद ही ना मांग सके। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है आधुनिक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का। मतलब हमें लगता है कि जहाँ जितने ज्यादा कैमरे और नियम हैं, वहाँ उतनी ही ज्यादा सुरक्षा होगी, है ना? हाँ, हम यही मानकर चलते हैं। लेकिन जब वो सिस्टम खुद को बचाने के बजाय सिस्टम को चलाने वालों के अपराध छिपाने का एक टूल बन जाए, तो जो तस्वीर सामने आती है ना, वो किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं होती। एग्जैक्टली। और आज हम इसी भयानक विरोधाभास की तह तक जाएंगे। हम बात कर रहे हैं साल 2026 के सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले कॉर्पोरेट स्कैंडल्स में से एक के, जो कि है TCS नासिक BPO केस। बिल्कुल। भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी IT कंपनियों में से एक के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसने कॉर्पोरेट जगत को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन आज हमारा मिशन इंटरनेट पर चल रही सनसनी या न्यूज चैनलों की चिल्ला चोट का हिस्सा बनना नहीं है। सही बात है, शोर बहुत है इस मुद्दे पर। हाँ, हमारा मकसद है उस शोर को म्यूट करना और केवल पुख्ता तथ्यों, FIR की कॉपीज और आधिकारिक स्रोतों के आधार पर इस मामले को समझना। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। और तथ्यों पर जाने से पहले एक पहलू को स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। इंटरनेट पर इस मामले को लेकर आग लगी हुई है क्योंकि इसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के साथ साथ धर्म से जुड़े दबाव जैसे बेहद संवेदनशील और राजनीतिक दावे भी शामिल हैं, जो कि बहुत ही पोलराइजिंग हो सकता है। बिल्कुल। हमारा काम यहाँ जज बनना या किसी भी पक्ष का समर्थन करना नहीं है। जब मामला इतना गंभीर हो तो फैक्ट्स पर टिके रहना ही सबसे सुरक्षित रास्ता होता है। हम केवल उन आरोपों और पुलिस की जांच का विश्लेषण करेंगे जो आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड में है। तो अगर सबसे पहले हम इस पूरे मामले के स्केल और टाइमलाइन को देखें, तो ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो बस एक दिन या किसी एक रात की शिफ्ट में अचानक घट गई। हाँ, ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोतों के अनुसार ये एक पूरा तंत्र था जो 2022 से शुरू होकर 2026 तक बिना किसी रोक टोक के चलता रहा। पूरे 4 साल। बाप रे, 4 साल। हाँ, और अब तक लगभग 9 FIRs दर्ज की जा चुकी हैं। शिकायतकर्ता मुख्य रूप से 18 से 25 साल की उम्र की युवा महिला कर्मचारी हैं। हालांकि जांच बढ़ने पर कुछ पुरुष कर्मचारियों ने भी शिकायतें दर्ज कराई हैं। राइट। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि जिन पर आरोप लगे हैं वो कोई बाहर के लोग नहीं हैं, वो उन्हीं कर्मचारियों के अपने टीम लीडर्स और मैनेजर्स हैं। देखो, 18 से 25 साल का आयु वर्ग यहाँ एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा नजर आता है। वो कैसे? इस उम्र के मनोविज्ञान को समझना होगा। ये वो उम्र है जब युवा सीधे कॉलेज से निकलकर अपनी पहली नौकरी में कदम रखते हैं। उन पर स्टूडेंट लोन हो सकता है, परिवार की जिम्मेदारी हो सकती है। हाँ, अपने पैरों पर खड़े होने की जल्दी होती है। एग्जैक्टली। और कॉर्पोरेट सीढ़ी में वो सबसे निचले पायदान पर होते हैं। उन्हें लेबर कानूनों या अपने अधिकारों की पूरी समझ नहीं होती। ऐसे में एक टीम लीडर उनके लिए सिर्फ एक बॉस नहीं होता, वो उनके करियर का भगवान बन जाता है। बिल्कुल सही। और यहीं पर वो एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है जिसके बारे में मैं सोच रही थी। ये एक चमचमाती ग्लास बिल्डिंग वाले कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर लाइक एक सामंती व्यवस्था यानी एक फ्यूडल सिस्टम की तरह काम कर रहा है। सामंती व्यवस्था, राइट। मतलब आप देखिए, एक BPO में टीम लीडर एक जमींदार की तरह कैसे बन जाता है। उसके पास शिफ्ट रोस्टर की ताकत होती है। हाँ, शिफ्ट बहुत बड़ा टूल है वहाँ। वो तय करता है कि किसे सुबह की आरामदेह शिफ्ट मिलेगी और किसे लगातार रात की थका देने वाली शिफ्ट करनी पड़ेगी, किसे वीकेंड पर छुट्टी मिलेगी और किसे हफ्तों तक बस काम करना होगा। और जब एक इंसान के हाथ में किसी युवा की नींद और परफॉर्मेंस का कंट्रोल आ जाता है तो वो कर्मचारी पूरी तरह से उसके रहमो करम पर हो जाता है। एग्जैक्टली। और जब वो जमींदारी वाली ताकत बिना रोक टोक के मिल जाती है तो उसका दुरुपयोग शुरू होता है। जो आरोप सामने आए हैं वो केवल बदतमीजी तक सीमित नहीं है। हाँ, वो बहुत संगीन है। ये अनुचित टिप्पणियों से शुरू होकर अनचाहे दबाव, यौन उत्पीड़न और अंततः पुलिस जांच के दायरे में आए बलात्कार
और यौन शोषण जैसे बेहद गंभीर अपराधों तक पहुंच गए हैं। बाप रे। ये एक क्लासिक ग्रूमिंग प्रोसेस की तरह है। पहले छोटी बाउंड्रीज तोड़ी जाती हैं और जब विरोध नहीं होता तो शोषण बढ़ा दिया जाता है। और इसमें एक और असामान्य पहलू है, धार्मिक प्रथाओं से जुड़ा दबाव। ये एक ऐसा बिंदु है जो आमतौर पे कॉर्पोरेट स्कैंडल्स में देखने को नहीं मिलता। मतलब कॉर्पोरेट फ्रॉड या तो पैसों का होता है या पावर का। सही बात है। लेकिन यहाँ आरोप है कि कर्मचारियों पर किसी खास धार्मिक मान्यता को मानने का दबाव डाला गया। एक प्रोफेशनल कॉल सेंटर के माहौल में जहाँ काम केवल क्लाइंट्स को सर्विस देना है, वहाँ इस तरह की चीज का होना बहुत डरावना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि आखिर एक प्रोफेशनल सेटअप में व्यक्तिगत मान्यताओं को लेकर इस स्तर का दबाव कैसे बनाया जा सकता है। हाँ, क्यों करेगा कोई ऐसा? मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो जब कोई उत्पीड़क अपनी ताकत के नशे में होता है तो वो केवल शारीरिक या आर्थिक नियंत्रण तक नहीं रुकता। बिल्कुल। वो वैचारिक नियंत्रण भी चाहता है। मतलब वो पूरी तरह से इंसान को तोड़ना चाहता है। एग्जैक्टली। किसी की पहचान या धर्म का इस्तेमाल उसकी वफादारी का टेस्ट लेने के लिए करना शक्ति के दुरुपयोग का सबसे चरम रूप है। हाँ। हालांकि हमें ये याद रखना होगा कि ये अभी आरोप हैं। बिल्कुल, जांच चल रही है। हाँ, पुलिस जांच कर रही है और अदालत के फैसले तक हम इन्हें अंतिम सत्य नहीं मान सकते। राइट। और अगर हम सबूतों और जांच की बात करें तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही तार्किक सवाल घूम रहा है। क्या? 2022 से लेके 2026 तक पूरे 4 साल अगर कोई सिस्टम इतना हाई सिक्योरिटी है, हर चीज मॉनिटर हो रही है, तो ये सब इतने लंबे समय तक रडार के नीचे कैसे रहा? यही तो सबसे बड़ी बात है। ये भंडा फोड़ आखिर हुआ कैसे? और यही इस मामले का एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी सस्पेंस फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लगता है। साल 2026 की शुरुआत में एक पहली शिकायत पुलिस के पास पहुंचती है। और उस एक शिकायत के बाद पुलिस ने जो कदम उठाया ना, वो भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में एक केस स्टडी है। हाँ, उन्होंने क्या किया? आमतौर पर जब पुलिस को किसी कंपनी के खिलाफ शिकायत मिलती है तो वो लीगल या एचआर डिपार्टमेंट को एक नोटिस भेजते हैं, या बहुत से बहुत पुलिस वर्दी में पूछताछ करने आ जाती है, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर है। राइट। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने हफ्तों तक ऑफिस के अंदर एक अंडरकवर यानी खुफिया जांच की, जहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब पुलिस अधिकारी खुद कर्मचारी बनकर उस बीपीओ में गए। बिल्कुल। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है असल में उतना है नहीं। एक टॉप टियर बीपीओ का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत सख्त होता है। एक्सेस कार्ड चाहिए, सिस्टम लॉगिन चाहिए। तो पुलिस को इस तरह जासूस बन के क्यों जाना पड़ा? कंपनी के अंदर का अपना जो इतना बड़ा सिस्टम था वो क्या कर रहा था? यही पॉइंट है। पुलिस का अंडरकवर जाना ही इस बात का सबूत है कि कंपनी का आंतरिक सिस्टम न सिर्फ सो रहा था बल्कि वो उस शोषण के तंत्र का एक हिस्सा बन चुका था। ओह, मतलब सिस्टम ही करप्ट था। हाँ। जब संगठित दुर्व्यवहार 4 साल तक चलता है तो वो एक इको चेम्बर बन जाता है। उत्पीड़क इतने शातिर हो जाते हैं कि वो कंपनी के ही कैमरे और सिस्टम का इस्तेमाल पीड़ितों को डराने के लिए करने लगते हैं। बाप रे। वो पीड़ितों को यकीन दिला देते हैं कि एचआर से लेकर मैनेजमेंट तक सब उनकी जेब में। और पुलिस को ये बात पता थी। तो अगर पुलिस सीधा नोटिस भेजती तो क्या होता? तो सिस्टम के लॉक्स डिलीट कर दिए जाते, सीसीटीवी फुटेज गायब हो जाती और पीड़ितों को डरा धमकाकर चुप करा दिया जाता। पुलिस को रंगे हाथों सबूत चाहिए थे। राइट, डिजिटल फुटप्रिंट्स और रिकॉर्डिंग चाहिए थी। एग्जैक्टली। इसलिए उनका खुद उस माहौल का हिस्सा बनना एकमात्र विकल्प था। रही बात एक्सेस की, तो टॉप पुलिस अथॉरिटी या मजिस्ट्रेट के आदेश से कॉर्पोरेट पॉलिसीज को बाईपास करके डमी प्रोफाइल्स बनाए जा सकते हैं। और इस खुफिया ऑपरेशन के नतीजे में कई एफआईआर दर्ज हुई। फ्लोर पर काम करने वाले टीम लीडर्स और कुछ सीनियर स्टाफ की गिरफ्तारियां भी हुई। मतलब पुलिस ने उस इको चैम्बर को अंदर से तोड़ दिया। बिल्कुल तोड़ दिया। लेकिन जब पुलिस ने लोगों को पकड़ लिया और खबर मीडिया में आई तो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का क्या रिएक्शन था? हमारे स्रोतों के मुताबिक मैनेजमेंट ने तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड में आते हुए अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हवाला दिया, जो हर कंपनी कहती है। हाँ, उन्होंने प्रेस को आश्वस्त किया कि वो ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन पर आरोप लगे थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी है, जो पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। लेकिन एक बात सोचिए, क्या हम यहाँ कंपनी पर थोड़ी ज्यादा सख्ती नहीं कर रहे हैं? कैसे? मतलब टीसीएस जैसी कंपनी में 1 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। एक अकेले नासिक बीपीओ में ही हजारों की भीड़ होती है।
क्या टॉप मैनेजमेंट हर फ्लोर के हर कोने में बैठकर ये देख सकता है कि कौन सा टीम लीडर किस एम्प्लॉय से क्या कह रहा है? अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ के देखें तो असल विफलता ये नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट को हर व्यक्ति के बर्ताव की जानकारी नहीं थी। तो विफलता क्या है? विफलता ये है कि जो सिस्टम उस बर्ताव की जानकारी मैनेजमेंट तक पहुंचाने के लिए बनाए गए थे वो पूरी तरह से सड़ चुके थे। HR और वो सब। हाँ, भारत में हर बड़ी कंपनी के लिए पॉश यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कानून के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति बनाना अनिवार्य है। राइट, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। बिल्कुल। HR का एक बड़ा हिस्सा एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए होता है, लेकिन इस केस का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि ये आंतरिक शिकायत प्रणालियां कागजों पर तो बेहतरीन पॉलिसीज दिखाती हैं, लेकिन जमीन पर उनका कोई वजूद नहीं होता। तो इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? ये कमिटियां फेल क्यों हो जाती हैं? क्योंकि इनमें एक बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों का टकराव होता है। कैसे? देखो, एक HR कर्मचारी की सैलरी कंपनी देती है। उसका मुख्य काम कंपनी को लीगल लायबिलिटी या बदनामी से बचाना होता है। ओह, तो वो कंपनी की साइड लेते हैं। एग्जैक्टली। जब एक 19 साल की लड़की अपने से 10 गुना ज्यादा पावरफुल टीम लीडर के खिलाफ शिकायत लेकर HR के पास जाती है तो सिस्टम उसे प्रोटेक्ट करने के बजाय मामले को दबाने या उस लड़की को ही एडजस्ट करने की सलाह देने लगता है। और पॉश कमेटी में भी तो अंदर के लोग बैठते हैं ना? हाँ, उसमें भी ज्यादातर कंपनी के सीनियर लोग होते हैं। जब 4 साल तक शोषण चल रहा हो और कोई एक भी शिकायत पॉश कमेटी तक ना पहुंचे तो इसका सीधा मतलब है कि कर्मचारियों में कोई मनोवैज्ञानिक सुरक्षा यानी साइकोलॉजिकल सेफ्टी नहीं थी। उन्हें पता था कि शिकायत करने का मतलब है नौकरी से हाथ धोना। बिल्कुल। ये बहुत ही हताश करने वाली सच्चाई है। बिल्कुल। एक तरफ आप दुनिया के सबसे आधुनिक वर्कस्पेस बनाते हैं और दूसरी तरफ वहाँ काम करने वालों की मानसिक स्थिति कैदी जैसी होती है। और क्योंकि ये भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स में से एक का मामला है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ केसरी नासिक ऑफिस तक सीमित नहीं रहा। हाँ, पूरे देश में बहस छिड़ गई है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, टीवी डिबेट्स चल रही हैं, और जब इस विवाद में वो धार्मिक मान्यता वाला एंगल सामने आया ना, तो इंटरनेट पर जैसे पेट्रोल डाल दिया गया। बिल्कुल, सोशल मीडिया तो बस मौके की तलाश में रहता है। इसकी वजह से इंटरनेट पर कई तरह के अतिरंजित और राजनीतिक नैरेटिव बन रहे हैं। मतलब हर कोई इस घटना का इस्तेमाल अपने एजेंडे के लिए कर रहा है। हाँ, और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो मूल मुद्दा है कार्यस्थल पर युवाओं की सुरक्षा और कॉर्पोरेट जवाबदेही, वो इस राजनीतिक शोरगुल में कहीं खो जाता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने छोटे शहर से निकलकर एक कांच की इमारत में अपनी पहली नौकरी का ID कार्ड पहनता है तो वो सिर्फ पैसे कमाने नहीं जाता। सही बात है। वो एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल की उम्मीद लेकर जाता है। क्या इतने बड़े ब्रांड्स अपने सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दे सकते? क्या वो नीतियां सिर्फ वेबसाइट पर छापने के लिए है? ये केस पूरी कॉर्पोरेट दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। ये दिखाता है कि जब ताकत बिना सख्त निगरानी के निचले मैनेजमेंट को दे दी जाती है तो इंसान उस ताकत का गलत फायदा उठाता है। बिल्कुल। सिर्फ अच्छे कानून बनाना या कैमरे लगाना काफी नहीं है। जब तक एम्प्लॉइज के पास बिना डरे अपनी आवाज उठाने का कोई आजाद रास्ता नहीं होगा, ऐसी घटनाएं पनपती रहेंगी। तो अगर हम आज की इस पूरी पड़ताल को एक जगह समेटें तो हमने देखा कि कैसे नासिक के एक BPO में 2022 से 2026 के बीच 18 से 25 साल की युवा कर्मचारियों के साथ शोषण का जाल बुला गया। हाँ। कैसे टीम लीडर्स ने शिफ्ट रोस्टर की ताकत से शारीरिक, मानसिक और कथित तौर पर धार्मिक शोषण किया। कैसे पुलिस को सबूत जुटाने के लिए अंडरकवर जाना पड़ा और कैसे पॉश कमेटियां और HR पूरी तरह से नाकाम रहे। और अंत में मैं श्रोताओं को बस यही याद दिलाना चाहूंगा कि यह पूरा मामला अभी SIT की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। इंटरनेट पर आने वाले हर नए दावे या व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर भरोसा ना करें। हाँ, वेरीफाइड जानकारी ही पढ़ें। सच्चाई क्या है, इसका फैसला कानूनी जांच के बाद ही साफ होगा। जाने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर समाज के तौर पर सोचने की जरूरत है। आज हमने देखा कि कैसे आंतरिक पॉश कमेटियां फेल हो गईं क्योंकि वो कंपनी का ही हिस्सा थीं। सोचने वाली बात यह है कि कॉर्पोरेट दुनिया में जब पैसों की बात आती है तो हेराफेरी रोकने के लिए एक्सटर्नल फाइनेंशियल ऑडिट्स अनिवार्य होते हैं। बाहर से एक स्वतंत्र ऑडिटर आकर हर रुपए का हिसाब चेक करता है ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा सुरक्षित रहे। राइट, वो तो अनिवार्य है। तो क्या अब समय नहीं आ गया है कि इंसानों की सुरक्षा के लिए भी ऐसे ही कदम उठाए जाएं? क्या कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अचूक और स्वतंत्र एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट्स अनिवार्य नहीं कर दिए जाने चाहिए? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। कोई बाहरी संस्था
जिसका एचआर से कोई लेना देना ना हो, वो आकर चेक करे कि कर्मचारी सच में सुरक्षित हैं या नहीं। क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं और सुनवाई सुनने वाला सिस्टम ही शोषण करने वालों की ढाल बन जाए, तो भला उन कमिटियों पर कोई भरोसा कैसे कर सकता है? क्या मुनाफे के ऑडिट से ज्यादा जरूरी इंसानियत का ऑडिट नहीं होना चाहिए? ये सोचने वाली बात है।